आपको टेलीविजन पर दिखाई गई थी दोपहर में? टीम सी, तेलुगु फिल्म गीतांजलि के अलावा एक और फिल्म को सर्वश्रेष्ठ और सुरुचिपूर्ण मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इस दूसरी फिल्म का नाम बता सकते हैं? चांदनी। चांदनी, बिल्कुल ठीक। आपने ये फिल्म देखी हुई है? जी। बहुत अच्छी फिल्म थी, काफ़ी चर्चित रही ये फिल्म। इसके लिए आपको 10 अंक मिलते हैं टीम सी। टीम डी, 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसको मिला है? अनुराधा पौंडवाल को। जी हाँ, और कौन सी फिल्म के लिए ये आप जानते हैं? कलत नकालत। बिल्कुल ठीक, अनुराधा पौंडवाल को फिल्म कलत नकालत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है। अब हम दूसरे राउंड के बाद स्कोर्स पूछते हैं कंवर से। टीम बी, सी और डी के 20-20 अंक हैं और टीम ए के 10 अंक हैं। अब हम दौर 3 में हैं। पहला प्रश्न टीम ए के लिए है। हम आपको मॉनिटर की ओर देखना चाहेंगे। ये पशु दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और यह अमेरिकी तेंदुए के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या है? इसे जगुआर कहते हैं। प्यूमा कहा जाता है। जगुआर या प्यूमा? जगुआर या प्यूमा। जी नहीं। टीम बी। पास। टीम सी। पास। टीम डी। पास। पास। इसका वास्तविक नाम है ओसिलॉट। साधारणतः इसकी ऊंचाई 2 फीट और लंबाई 3.5 फीट होती है और इसकी खाल संतरी रंग की होती है। तो पारुल, मेरे 10 अंक हो गए इसमें। बिल्कुल। टीम बी, आप भी मॉनिटर की ओर देखिए। यहाँ पर एक शानदार शाकाहारी पशु का चित्र आप देख रहे हैं जो कि स्पेन में पाया जाता है। इसका नाम यूनानी माइथोलॉजी में लाइनसियस पर पड़ा है, जो कि अपनी दीर्घ या कि तेज दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। आपको इसका नाम बताना है। ये स्पेनिश लिंक्स है। बिल्कुल, ये स्पेनिश लिंक्स है। इसकी लंबाई मालूम है आपको? इतना नहीं। इसकी लंबाई 3 फुट लंबी और 2 फुट ऊंचा होता है स्पेनिश लिंक्स। यह एक चूहे को, बड़ा इंटरेस्टिंग ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि एक चूहे को 250 फुट की दूरी से देख सकता है और एक खरगोश को 980 फुट की दूरी से देख सकता है। तो काफी तेज आंखें हैं इसकी। काफी तेज आंखें। टीम सी, आपके लिए प्रश्न है। मॉनिटर पे आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। इसकी विशेषता यह है कि यह तेजी से पेड़ों पर चढ़ जाता है और बंदर की तरह उलट पुलट कर डालियों पर भी चल सकता है। यह भारत के अतिरिक्त 4 और देशों में पाया जाता है। आपको इसका नाम बताना है और साथ ही बताना है एक और देश का नाम जहाँ ये पाया जाता है। लेपर्ड। लेपर्ड तो आपको तस्वीर से जान ही गए होंगे, लेकिन पूरा नाम क्या है? नहीं। पास। पास। डी। इज इट टाइगर? जी नहीं, टाइगर नहीं। मैंने कहा लेपर्ड ठीक था, लेकिन क्या नाम है इसका पूरा? टीम ए। ये लेपर्ड ही है। पूरा नाम क्या है? पास। टीम ए। बी। इसका पूरा नाम तो आई कांट टेल यू, लेकिन कहाँ मिलता है मुझे मालूम। कहाँ मिलता है? मेरे ख्याल से ब्राजील और पेरू में। जी नहीं, इस प्रश्न के लिए भी किसी को कोई अंक नहीं मिलता है। इसका पूरा नाम है क्लाउडेड लेपर्ड या क्लाउडेड पैंथर के नाम से भी ये जाना जाता है। भारत के अतिरिक्त ये बर्मा या म्यांमार, बोर्नियो, सुमात्रा और फॉर्मोसा के जंगलों में इसे पाया जा सकता है। टीम डी के लिए प्रश्न है। मॉनिटर पर देखिए, आपके लिए भी एक चित्र दिखाया जा रहा है। पहचानिए इस जानवर को और साथ ही बताइए कि यह किस देश में पाया जाता है। बहुत आसान है, कोशिश करिए। ये तो इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया में पाया जाता है? जी नहीं। टीम ए। जगुआर। जी नहीं। टीम बी। पास। टीम सी। पास। इसके लिए किसी को भी कोई अंक प्राप्त नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर है स्नो लेपर्ड और यह उत्तरी ईरान, उत्तरी मंगोलिया, रूस और तजाकिस्तान के जंगलों में पाया जाता है। इसकी लंबाई 2 मीटर और ऊंचाई 6.5 फुट होती है। अगला राउंड पारुल से। भूगोल से संबंधित प्रश्न है इस दौरे। टीम ए, आपको बताना है कि रेन शैडो क्षेत्र किसे कहा जाता है?
रेन शारो क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पे सबसे कम बरसात होती है, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो अपनी पानी कहीं और छोड़ के ऑलरेडी आ जाते हैं, तो इधर इस जगह पे कम बारिश होती ये है। पहाड़ के आसपास होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ये पहाड़ों के उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ बरसात या तो बिल्कुल ही नहीं होती है या नाम मात्र की ही होती है। उसके बाद टीम सी है जिनके 70 अंक हैं, टीम ए के 60 और टीम डी के 55 अंक हैं। 10वां जो दौर है हमारा, ये कुछ अलग तरह का है। इसमें आपकी टेबल्स पर सामने एक पर्ची रखी गई है सभी टीम्स के सामने। आपकी जब बारी आए, आप में से एक सदस्य उस पर्ची को खोलेगा। उसमें जो शब्द लिखा हुआ है उससे मिलते जुलते आपको 3 क्लूज देने हैं अपने साथी को, जिससे कि वह इस लिखे हुए शब्द का अनुमान लगा सके। 3 से अधिक क्लूज आप नहीं देंगे और पर्ची आप अपनी बारी आने पर ही खोलेंगे। टीम ए, आप में से एक जना पर्ची उठाए। आपको केवल शब्दों का क्लू देना है। अपने साथी को दिखाना नहीं है शब्द। बोलना, प्रवचन। बताना, एक मिनट, तीन चांसेस मिलेंगे। बताना, व्याख्या करना, वाला, बोलने वाला, वक्ता। वक्ता, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसके लिए आपको पूरे 10 अंक मिलते हैं। टीम बी, अब आप में से एक जना उसको खोले। आप बताइए। बाहर, फूल, पेड़ पौधे, फूल, आसमान। जी नहीं, आपने तो बहुत सारे शब्द कह दिए। इस राउंड में हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। टीम सी, अब आप अपनी पर्ची खोलिए। निश्चय, निश्चय आपने कहा। निश्चय, विश्वास, दृढ़ निश्चय, एक आपने कहा निश्चय, दूसरा आप कह रहे हैं दृढ़। दृढ़ निश्चय, संकल्प। संकल्प, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसके लिए आपको भी 10 अंक मिलते हैं टीम सी। टीम डी, अब आप में से एक सदस्य इसे खोलेगा। आप देखिएगा नहीं पर्ची में। दयालुता। क्या कहा आपने टीम डी? दयालुता। दयालुता, नम्रता, नम्रता, बिल्कुल ठीक आपने बताया। पहले ही क्लू में आपने सही जवाब दे दिया। इसके लिए आपको भी 10 अंक मिलते हैं टीम डी। और ये था हमारा आखिरी राउंड। इसके साथ ही आइए फाइनल स्कोर्स पूछते हैं कंवर से। टीम बी और सी 80-80 अंक लेके हैं, टीम ए के हैं 70 अंक और टीम डी 65 अंक लेके चौथे स्थान। पारुल, ये तो बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन है। टीम बी और सी दोनों के 80 अंक हैं और ये टाइड हैं। तो एक एक प्रश्न दोनों टीमों से पूछते हैं। जो सही बताएगा वो आज का विजेता होगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। टीम बी, आप मुझे बताइए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। सी भूल गया, बीच में सी भी है। चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। टीम सी, आपसे हम प्रश्न पूछते हैं। NCERT की पूरी फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। टीम बी, जो हमने आपसे पूछा था यूनेस्को, उसका पूरा फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप कल्चरल नहीं बोल पाए, इसलिए आज के विजेता इस क्विज शो के टीम सी के सदस्य हैं। ये हैं, आपके नाम? अजय भाटिया और पूनम। पूनम, आपको हार्दिक बधाई। वैसे बधाई आपको भी टीम डी, क्योंकि आप काफ़ी नज़दीक ही रहे उनसे। और ये तो शायद किस्मत की बात है कि आप वो एक शब्द नहीं बता पाए, तो इसके लिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। हमारी ओर से आपको भी हार्दिक बधाई। अब वो प्रश्न हम दोहरा दें जो हमने पिछले हफ्ते के क्विज शो में भी पूछा था। इसके लिए अब आपके पास एक हफ्ते का समय है। आपको बताना है कि फ्लाई बाय वायर टेक्निक किसे कहते हैं। व्हाट इज फ्लाई बाय वायर टेक्निक? इस सवाल के उत्तर आप हमें जल्द से जल्द इस पते पर भेजें। क्विज शो
कमरा नंबर 538, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। उत्सुकता, इच्छा, जिज्ञासा या अभिलाषा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके कारण आज आप आपस में इस तरह से वैसे बातचीत कर रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर इंसान में कुछ नया करने की, कुछ नया पाने की, कुछ नया ढूंढने की इच्छा ना होती तो क्या होता? तो शायद ये होता कि हम सभी किसी जगह में बैठकर हर दिन तोड़कर खा रहे होते। और इस उत्सुकता को बरकरार रखते हुए कारण आइए आज का कुछ शुरू करते हैं। और यहाँ हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये हमारा चौथा प्रिलिमिनरी राउंड है। आज के दौर के विजेता अगले हफ्ते होने वाले निर्णायक खेल में भाग लेंगे। तो आइए आपका परिचय करवा दें। आज यहाँ उपस्थित प्रतियोगियों से टीम ए में है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं आर्यभट्ट कम्युनिकेशन मैकेनिकल डिप्लोमा कर रहा हूँ। आप क्या तो आपने काफी कॉम्पिटिशन जीते हैं। विशेषता इस योजना की यही थी। इस योजना की विशेषता थी कि ये इमारत हुबहू ताजमहल से मिलती हुई काले संगमरमर के पत्थर से बनवाई जानी थी। टीम भी अब आपकी बारी है दर्शन देने की। आपको बताना है कि सबसे पहला उच्च न्यायालय कब कहाँ स्थापित हुआ था और उससे पहले वहाँ कौन सी न्यायिक संस्था काम कर रही थी जिसकी की जगह उच्च न्यायालय में मिली। इंग्लैंड में, भारत में हमने पूछा भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय कब और कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। कुछ आगे बताना चाहेंगे? आपको पता? कलकत्ता आप सब लोग सही बता रहे हैं, पर साथ ही दो और जगहों पर भी उच्च न्यायालय शुरू हुए थे। ठीक है ना? बस आपने कहीं लगा उनकी आप कैसे समझ आएंगे? इसके लिए हम किसी को भी आंसर नहीं दे सकते हैं। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में वर्ष 1865 में उच्च न्यायालय स्थापित हो गए थे। इससे पहले वहाँ दीवानी और निजामत के पदों से काम किया करते थे। और अब इस आखिरी प्रश्न के बाद आगे पूछते हैं पैनल फर्स्ट पैनल से। पैनल आपकी बड़ी ही मदद स्थिति में है। टीम सी और टीम बी 75-75 अंक लेके टाई कर रहे हैं। और टीम बी के 55 अंक, टीम ए 45 अंक लेके 24 अंक। स्थिति सचमुच ही काफी रोचक है और अब करना ये पड़ेगा राजेश कि आप टीम सी और टीम बी दोनों से एक प्रश्न पूछिए और देखते हैं वो उसका जवाब जानते हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक। टीम सी और डी आपको मॉनिटर को देखिए। यहाँ पर आपको भारत की विख्यात गायिका श्रीमती एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को दिखाया जा रहा है। उन्हें हाल ही में एक विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको इस पुरस्कार का नाम बताना। बिल्कुल ठीक।
Quindi आपके लिए प्रश्न है कि विकांतराम स्वर्गीय विकांतराम इनको किस वर्ष में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था? 1982 नहीं, और कुछ 1982 के अंत से आप ये कुछ हार गए। सही उत्तर है 1980, जिनको ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1980 में दिया गया था। तो आज से हमारे स्पीकर हुए कि ठीक इस सदस्य धूमल और आशा, हम आपको बधाई देते हैं। हिंदू आपको भी बधाई, आप काफी करीब उनको और अगली बार शायद आपको जीत जाओ दोस्तों। तो ये जो प्रश्न हमारे प्रतियोगियों के लिए आपके लिए भी एक प्रश्न है, और तो प्रश्न हम आपको बता दें, ये वही प्रश्न है जो हमने पिछले हफ्ते के क्वेश्चन में पूछा था। इसका जवाब देने के लिए अब आपके पास 7 दिन का समय है। प्रश्न है, व्हाट इज स्पेस ब्लैंक? स्पेस ब्लैंक किसे कहते हैं? आपके उत्तर हमें एक कैटेगरी मिलनी चाहिए। क्विज कमरा नंबर 580, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। तो साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर भेंट होगी। तब तक of today is the gift of the great men of yesterday who built India brick by brick through their sweat and labor, their sacrifice and their lofty ideals. Among them looms large the figure of a man with a rose, Jawaharlal Nehru. आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू, जिनका विशाल व्यक्तित्व न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। लेकिन क्या आज हम और ख़ासकर आज के युवा जिन्हें कल के भारत का निर्माण करना है, क्या वे अब भी उन्हें याद रखते हैं? क्या वे जानकार हैं उनकी उपलब्धियां एवं उनके आदर्शों के बारे में? To gauge the depth of Nehru's influence on today's youth, we have with us today a few representatives. On my left, I have Sumit. Hello. Sumit, tell something about yourself. I'm a first year electronics engineering student of Delhi College of Engineering. Then I have Preetima. Hello, I'm a final year student of university doing music honors. On my right, I have Deepak. Hello, I'm working in public limited company. But before we begin the discussion, it becomes very necessary to know what the relationship of Nehru was with the youth of those days and what were his hopes and aspirations regarding them. To shed light on this, we have the expert with us today, Dr. J.P. Sharma. शर्मा जी, आप नेहरू मेमोरियल फंड के हैं और आपने काफ़ी अध्ययन किया है नेहरू जी पर और आपने उनकी ऊपर एक संकलन भी किया है जिसमें उन्होंने युवाओं के ऊपर दी गए भाषणों का आपने उस संकलन किया जिसे छापा भी गया है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि नेहरू जी का युवाओं के साथ क्या संबंध था और उनकी क्या भावनाएं थी युवाओं के बारे में? अपनी बात कहने से पहले मैं युवा नेहरू के जीवन के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। 1905 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए और 1912 में एक युवा बैरिस्टर के रूप में भारत लौटे। थोड़े दिन उन्होंने वकालत भी की पर वो रास नहीं आई। उसके बाद 1916 में वो गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व में एक निखार आया। उसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 1920 के आसपास उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर एक आंदोलन चलाया। अवध में वो आंदोलन चलाया गया था। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चरिस्ट की उनकी, उसके बाद 1921 से लेकर 1923 तक वो असहयोग आंदोलन में भाग लेते रहे। उसके बाद जेल भी गए। इसके बाद 1930 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और इस बीच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन मैं कहूँगा वो ये आया कि तत्कालीन युवा पीढ़ी को एक ऐसा नेता मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में जो कि उनकी आशाओं के अनुरूप, उनके विचारधारा के अनुरूप और उन्हें एक सशक्त
नेतृत्व प्रदान कर सकता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सक्रिय भाग लिया और 1947 तक वो बराबर संघर्ष करते रहे। उसके बाद वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। एक से बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी मिलने से पहले भी और आज़ादी मिलने के बाद भी इस बात पर बहुत बल दिया कि भारत का भविष्य, भारत का निर्माण युवा कंधों पर है। भारत का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब हमारे जो युवा वर्ग है, युवक युवतियां हैं, वो अपने जीवन को सार्थक बनाएं, देश प्रेम में लगाएं, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगाएं। क्योंकि 1947 के बाद या उससे थोड़ा सा पहले भी मैं कहूँगा कि एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया शुरू हुई नेशन बिल्डिंग की। और उस नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया में, क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सी समस्याएं थीं, बेरोजगारी की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट था बहुत कम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं था। इन सब में युवा पीढ़ी का जो प्रतिनिधित्व है वो एक समय का तकाजा था, समय की मांग थी। और उस तकाजे के लिए यह आवश्यक था कि चाहे वो युवक या युवती गांव की हो चाहे शहर की हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर के रूप में हो, चाहे वो एक सैनिक के रूप में हो, उसे अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना है। इस बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बल देते रहे। और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू उन गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने युवा पीढ़ी पर सदैव उनके बलिदान पर, उनके अनुशासन पर, उनके धैर्य पर हमेशा उन्होंने एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस था उनको। और मैं समझता हूं कि आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका चिंतन, उनका मनन, उनके भाषण, ये सब प्रेरणा के स्रोत हैं। जी धन्यवाद। So well, now you heard that how deep went the relationship of Nehru with the youth and how he led the youth into the freedom struggle of India. Sumit, what I would now like to know is what your own personal opinion and your knowledge about Nehru, his life and his achievements are. Well, I'd like to speak on Nehru's contribution towards world peace. Talking about the futility of war, Nehru said that war is the negation of truth and humanity. It might be unavoidable sometimes, but its progeny are terrible to contemplate. With a positive approach towards peace, he tried to lessen tension between the two power blocs whom he advocated peace through negotiations. But Nehru was no coward. I'd like to stress here that Nehru was no coward. He preferred peace, but only on humanitarian grounds and honorable grounds. If war is thrust upon a nation, he said, it is better to fight it out rather than living a miserable and hopeless life. Thank you. और दीपक, आप कुछ कहना चाहेंगे नेहरू जी के बारे में? मैं नेहरू जी के बारे में यह कहना चाहूँगा कि जिस आधुनिक भारत के वे निर्माता हैं, जिसमें आज का युवा रहता है, और जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन आधुनिक भारत प्रगति के पथ पर है, प्रगति की ओर अग्रसर है, निश्चित रूप से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद न केवल युवाओं के बल्कि प्रत्येक उम्र के प्रत्येक भारतीय नागरिक में उनकी याद सदैव बनी रहेगी और वे चर्चा का विषय रहेंगे। और प्रीतिमा, आपके क्या भाव है नेहरू जी के बारे में? Well, I would add to it that when India attained freedom, Pandit Nehru knew that this was the opportunity when when the political freedom was just an opportunity to give a better life to the people of India. तो आप सब ने जाना कि युवाओं के नेहरू जी के प्रति क्या भाव है, लेकिन इस मोड़ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या ये भाव केवल यादों ही में ही बंद रह गया है या क्या ये युवाओं के व्यक्तिगत जीवन में भी उभरता है, इनके आचरण में उभरता है? तो मैं अब प्रश्न करना चाहूँगी कि नेहरू जी का जो त्याग था और उनका जो अटूट देश प्रेम था, उसका युवाओं पर क्या असर पड़ा है? दीपक? मैं निश्चित रूप से ही, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से ही आज का युवा वर्ग नेहरू जी के चरित्र से और उनके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं देश के लिए, उससे प्रेरित है। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं। आज जो भारत का जो विकास दिखाई दे रहा है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता सामने है। औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में
और हमारे जो प्रगति के विभिन्न क्षेत्र हैं उन सब में। तो युवा जो पीढ़ी है उसने एक भरपूर योगदान अपना दिया है और आज भी दे रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो प्रगति दिखाई दे रही है तो उसमें आज भी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है। और जिस ढंग से नेहरू जी ने योजनाबद्ध ढंग से विकास शुरू किया और बाद में पंचायती राज संस्थाओं के भी आप समर्थक रहे, तो निश्चित रूप से उन्हीं योजनाओं को देखते हुए आज का युवा वर्ग उनसे प्रेरित है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी त्याग और बलिदान की जो भावना थी वो आज के युवा में इस प्रकार से प्रकट हो रही है कि आप देखेंगे कि युवा गांव में जाकर प्रौढ़ शिक्षा दे रहे हैं, या जो डॉक्टर नए नए कॉलेजों से निकले हैं वो गांव में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये सब नेहरू जी का ही प्रभाव है। जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत में एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते थे। तो वो परिवर्तन बिना ग्रामीण क्षेत्रों में अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो देश में किसी तरीके का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कभी मताधिकार की जो सीमा है वो 18 आयु सीमा जो 18 वर्ष कर दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो यंग एलिमेंट है वो ज्यादा उभर कर सामने आए, विशेष ग्रामीण क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ कि 18 वर्ष की जो मताधिकार की जो आयु सीमा कर दी गई है उससे हमारी युवा पीढ़ी को भारत के नेतृत्व में और आगे सोचने समझने का जो एक मौका मिला है वो बहुत उल्लेखनीय है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि प्रारंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर यह दोषारोपण किया जाता रहा है कि वह ग्रामीण विकास की ओर ध्यान नहीं देते, और बल्कि उनका जो दृष्टिकोण है वह शहरीकरण और औद्योगिक क्षेत्र की तरफ ही है। परंतु इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस पंचायती राज, जिस सामूहिक विकास की बात आज हम करते हैं उसका अनुमान उन्हें 3 दशक पूर्व ही हो गया था और बाद में इसीलिए उन्होंने पंचायती राज प्रणाली का भी होना अनिवार्य समझा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही। वो चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर विकास में दोनों सेक्टर्स अपना योगदान दें। इसके साथ साथ जैसा कि आपने पंचायती राज की प्रणाली की बात कही, वो चाहते थे कि कृषि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ हमें औद्योगिक उन्नति भी करनी है। जी हाँ, और नेहरू जी के भारत में नेहरू जी चाहते थे कि धर्म निरपेक्षता हो, जहाँ जाति धर्म का भेदभाव ना हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे लोकतंत्र में विश्वास करते थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन भावनाओं का आज के युवा के भारत में क्या स्थान है? जैसा कि अभी दीपक जी ने कहा और मैंने भी बात अपनी रखी कि लोकतंत्र की भावना का आदर, या मैं कहूँ कि लोकतंत्र में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपना देखा किस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, उसमें आज की जो युवा पीढ़ी है या आज का जो व्यवस्था है वो काफी सार्थक लगता है मुझे तो। जी हाँ, यही कारण था कि उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जो कि जन जन के लिए हितकारी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल से सुमिति हमें बताएंगे। यहाँ पे महुआ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखा गया है कि कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा छात्र अब राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो भारत को एक बहुत साफ सुथरी राजनीति प्रदान कर सकते हैं और बहुत अच्छा अपना योगदान देना चाहते हैं राजनीति में आकर भी। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के स्कूल और कॉलेजों में जो पूरा एटमॉस्फेयर है वहाँ आप देखेंगे जाति धर्म का कोई स्थान नहीं है, सब एक साथ मिलजुल कर पढ़ते हैं। लेकिन anti-social elements they take advantage of it. Why is it that anti-social elements are not attracted to this kind of a fate? Probably because this is not in the heart of the city. That is one thing. And another thing is, it's a student this thing, and as I told you, there is no betting involved. So that is, I think, one of the reasons. Excuse
Excuse me, what is your name? I'm Kirandeep Singh. Could you be a little louder? I'm Kirandeep Singh. Are you a student of this college? I'm a third year student of commercial art concerning advertising. This stall seems to be a rather unusual stall. Can you tell me all about it? It's an introduction to the people, about the course we do, and what exactly it is. It's an encouragement for the students also. Like they at least know the place in the market and their work is appreciated. It's an encouragement in other words. What is this stall all about? What are you doing here? I'm doing portraits and I've just sort of started developing it in third year. I've been very interested in since school days. So in third years my teachers have encouraged me and guided me. So they suggested that I put up a stall and all. And I'm quite enjoying myself. People do seem to be very interested in all. So that. You get a good amount of encouragement from your teachers? Yes, a lot. And they're, very encouraging. And they're the ones who really sort of told me, go ahead. How many portraits have you made since morning? I made, this is the 8th one. Are the girls more keen on getting their portraits made or the guys? Both. Both are equally keen. Well, don't you find it a problem to make a person sit still for making a portrait? Yes, quite true. Some are quite patient, some are restless, and I give them time to relax in case they do feel tired and all. But otherwise, they're mostly quite patient and very cooperative. How much do you charge for making one portrait? 25 rupees. And how much time does it take you to make one portrait? Well, it depends on the person also, the angle, and take around 15 to 20 minutes maximum. You are using only pencils to make portraits? Yeah, I've just started with pencils. I find it easy. Later on, I'm going to start off with pastels, crayons. Are the portraits the only things that interest you, or do you do other kind of paintings? I do sketching, life drawing, figures, monuments, nature drawing. Very interested in it. What do you intend to take up as a career? Well, this illustrations only, life drawing. Nothing else gives me immense pleasure than sketching and all. I wish you all the best. Thank you very much. Mr. Mathur, you are the head of the Department of the Interior Decoration. Well, who's been behind decorating this fete? Well, there's hardly any decoration required here. Essentially, it's just putting out the stalls in such a way that they are effective for the students and the people who come here. What is meant by stalls being effective? You see, what happens is when people come here, they should be able to find and see a particular thing which is on, because there's something like 80 stalls here. And every stall holder must be able to get the due so that they should be able to reach the stall. What has your role been in organizing this fete? Well, generally looking after the whole thing, allotment of stalls, placement of the stalls, movement, control. Do the students take ample amount of initiative? The students take a lot of interest and they are actually overactive at times, changing the stalls from here to there where we have allotted them. Well, what are the kind of problems that you face in organizing such fetes? Well, normally we don't have any problems, except for we have at times certain element coming here which create a problem. But generally they are very, very cooperative. No serious problems as it is. How do those elements come in? Well, you can buy a ticket and come in. What is your name? Ahmed. Are you from India? No, I'm from outside. Which country? Iran. What are you doing here? I'm doing my English final from Jamia Millia College. How is it that you've come to this fete? It's very nice. We are really enjoyed from it. Who told you about this fete? I got some tickets from the market, Well, everyone who's going inside this room is coming out sweating in this cold weather. What's going on inside? Because there's much crowd in a small room. Because of that, much people. What is going on inside? There's dancing only, couple dancing and group dancing. How do you make your couple? Just we make for whichever one, not a specific one. How many hours have you been dancing? For 2.5 hours. That's why you're sweating so much. You enjoy dancing? Yeah, it's very nice. What kind of music do you like? I like Western music, fast and slow version. Is the music of your choice being played out here? Yeah, I've brought my cassettes and so that's why I like it. Anyone who brings his cassette can play the music of his own choice? Yeah, sure. Everyone can bring it. हम गायब करने से पहले हमने भी गायब प्लीज सुनो
There's some delicious smell coming from your stall. What have you put up? We have put up the barbecue here, and we are serving tikka and with romali roti, as well as seekh kebab with romali roti. How has the sale been throughout the day? Students hesitate to spend a lot of money. They go for the other smaller stuffs. What are the smaller stuff that are more popular with students? The chaat and biryani and stuff like that. Even moofali will sell more than this. So next year you'll put up a stall of moofali or chaat? No, I think I'll go for the coffee stall. Why? Because the adjacent stall and you feel is doing better sales? No, being cold, I think people have more knack for it. Like instead of this, they have more knack for coffee throughout. Sells from morning till evening. Thank you. Welcome. What is your name? Reni Singh from Rajouri Garden. Which course are you doing? I'm BCom Honors from Khasa College. This fete is almost coming to an end and you're still hanging around. Have you enjoyed being in this fete? Yeah, I enjoyed it very much. What did you find most exciting and enjoyable? Nothing much excited, but my friends and all that. So you brought your friends along and I didn't got any friend with me, but I really enjoyed it. What is your name? I'm Raman from Karal Bagh. Are you a student of Delhi University? Well, I'm student. I'm just studying in Khalsa Morning first year, doing BCom Honors. You've enjoyed being in this fete? Sure, I enjoyed a lot. What have you been doing? What do you mean to say? What I've been doing in this fete? I've been just laughing around, having a dancing jam session. And haven't you played any games or taken part in? Well, I played the fishing the coin, that game, but I didn't succeed in that. I just played the lucky dip. Well, I think luck wasn't with me today, so I didn't got anything. How was the dancing session? Oh, that was very nice. Really, we enjoyed it very much. Did you get partners? Of course, we got partners. I just went to the partner. I said, "Would you like to dance with me?" She said, "Sure." She said, "Okay." Well, the boys are out here are well behaved, or do you think they misbehave also at times? No, well, they didn't misbehave. Well, you're talking about misbehave, not exactly. A few of them, they just did misbehave yesterday. They had a fight, they had a quarrel. But today, I think it was totally under control. Thank you. Thank you very much. What we gathered by talking to the people around is that this experience of being in the fete has been a thoroughly enjoyable one for them. They shall be looking forward to many more such fates. We wish them all the best, and with that, we come to the end of this edition of From the Campus. Until next time, goodbye. आज के युवाओं के कार्यक्रम में हम आपका परिचय कुछ ऐसी युवा प्रतिभाओं से करा रहे हैं जिन्होंने नृत्य के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करके कुशलता प्राप्त की है। वैसे तो हर नृत्य शैली का अपना ही एक आकर्षण है, पर आज हम जो शैली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो दो प्रमुख शैलियां हैं। वो हैं भरतनाट्यम और कथक। इन्हें पेश करने के लिए हमारे स्टूडियो में आई हैं कुमारी वंदना कौल और कुमारी सुमिति स्वामी। तो लीजिए, पहले प्रस्तुत है कथक शैली में नृत्य, पेश कर रही हैं वंदना कौल। से हमारी राष्ट्रीय पहचान को बनाने में सहायक हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान को बनाने में हमारी सांस्कृतिक विरासत। Hello friends, welcome to the world of adventure and excitement. Well, it's the world of National Cadet Corps. Today, we are reporting from Harbagh Stadium where annual NCC Horse Show is taking place. During annual NCC Horse Show, various competitions are organized to adjudge the best rider amongst boys and girls. The best rider competition at All India level was first started in the year 1967. The aim of the competition is to select the participant who is most courageous, adventurous and has the high talent of equestrian skill. Here are some of the glimpses of the show.
I'm Rajesh Patil from Delhi. From Delhi. Yeah. Did you also take part in the competition? No, I just took part in this demonstration. Horse show. You just took part in the demonstration. When did you begin riding? 88. 88 National was my first horse show, and I represented NCC in that. How much practice do you do for horse riding? 2 hours daily. Morning. 2 hours daily. Where do you get the facility to do the riding? 61st. I ride 61st horses. Where? In Delhi. Delhi only, yeah. Which? You must be going to some place to do the riding? Yeah, 61st Cavalry. There's a regiment over here. They've got horses. There's a regiment over here where you go. What is your name? मंगल सिंह मौर्य। कहाँ से आए हैं आप? मैं वेटनरी कॉलेज महू से आया हूँ। महू से आए हैं? जी हाँ। कब से हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं? मैं 1987 राइडिंग कर रहा हूँ। घोड़े पे बैठ के डर नहीं लगता? अब तो नहीं लगता। अब नहीं लगता, पहले लगता था? पहले जरूर लगता था। पहले क्यों लगता था? पहले जब नया नया देखा तो कि घोड़े पर बैठने से ये दूर से ही डर लगता था घोड़े को देखकर। कुछ आपके साथ अच्छा या बुरा अनुभव हुआ हो घोड़े पर बैठकर? अच्छा या बुरा क्या मतलब उसे काफ़ी रोमांचक कहिएगा, रोमांचक घटनाएं हुई काफ़ी। जैसे? कई बार घोड़े से गिर गए, काफ़ी चोटें लगी साथियों को, लेकिन फिर भी साथियों ने, पेरेंट्स ने इनकरेज किया। पेरेंट्स ने इनकरेज किया? वो मना नहीं करते जब चोट लग जाती है कि नहीं मत करो? नहीं, मेरे को तो नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इनकरेज किया। आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, आपको लगता है इसका आगे कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा होना हो लेकिन आगे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। What is your name? Sanjita Kochar. You won in horse riding? Well, not much. I was the best rider in my school, Army Public School. Then here I've got the Hacks Open, and not much. I haven't taken part in many competitions yet. Do you enjoy riding? Oh yeah, that's great. Okay, what's your name? I'm Rajesh Patil from Delhi. From Delhi. Yeah. Did you also take part in the competition? No, I just took part in this demonstration. Horse show. You just took part in the demonstration. When did you begin riding? 88. 88 National was my first horse show, and I represented NCC in that. How much practice do you do for horse riding? 2 hours daily. Morning. 2 hours daily. Where do you get the facility to do the riding? 61st. I ride 61st horses. Where? In Delhi. Delhi only, yeah. Which place? I mean, you must be going to some place to do the riding? Yeah, 61st Cavalry. There's a regiment over here. They've got horses. There's a regiment over here where you go. What is your name? मंगल सिंह मौर्य। कहाँ से आए हैं आप? मैं वेटनरी कॉलेज महू से आया हूँ। महू से आए हैं? जी हाँ। कब से हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं? मैं 1987 राइडिंग कर रहा हूँ। घोड़े पे बैठ के डर नहीं लगता? अब तो नहीं लगता। अब नहीं लगता, पहले लगता था? पहले जरूर लगता था। पहले क्यों लगता था? पहले जब नया नया देखा तो कि घोड़े पर बैठने से ये दूर से ही डर लगता था घोड़े को देखकर। कुछ आपके साथ अच्छा या बुरा अनुभव हुआ हो घोड़े पर बैठकर? अच्छा या बुरा क्या मतलब उसे काफ़ी रोमांचक कहिएगा, रोमांचक घटनाएं हुई काफ़ी। जैसे? कई बार घोड़े से गिर गए, काफ़ी चोटें लगी साथियों को, लेकिन फिर भी साथियों ने, पेरेंट्स ने इनकरेज किया।
पेरेंट्स ने एनकरेज किया, वो मना नहीं करते जब चोट लग जाती है कि नहीं मत करो? नहीं, मेरे को तो नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इनकरेज किया। आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, आपको लगता है इसका आगे कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा होना हो, लेकिन आगे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? संजीता कोचर। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं वेटरनरी में हूँ, वेटरनरी स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट। फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ वेटनरी। और पढ़ाई के साथ साथ हॉर्स राइडिंग में टाइम डिवोट करते हैं आप, तो पढ़ाई में फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, इससे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जब हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उसमें जितना टाइम डिवोट करते हैं तो उससे लगता है कि अब हमें पढ़ना भी है। और मैं तो अपनी क्लास की फर्स्ट पोजीशनर हूँ। मेरे अभी इस साल 3rd ईयर में 82% मार्क्स बने हैं। कंग्रेचुलेशंस। और हॉर्स राइडिंग आगे भी करने का इरादा है? हाँ हाँ। डर नहीं लगता घोड़े पर बैठकर? घोड़े पे बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है। घोड़े पे बैठ के इतने एक्टिव हो जाते हैं कि मन करता है घोड़े से उतरे ही नहीं। एक जोश आता है घोड़े पे बैठ के, अजीब सी फीलिंग्स होती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर इतना जोश होता है कि बहुत अच्छा लगता है और उसको छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। तो आप वेटनरी साइंस कर रही हैं तो आप डॉक्टर बनेंगी? हाँ। और साथ में हॉर्स राइडिंग कैसे जारी रखेंगी? देखिए, अपना प्रोफेशन अलग होता है, शौक अलग होता है, उन सबको तो इंसान एक साथ कोरिलेट करके चल सकता है। तो किसी भी चीज़ को छोड़ के इंसान, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं रह सकूंगी। What is your name? I am Sergeant M.J. Parameshwar. Where have you come from? From Andhra Pradesh. From Andhra Pradesh. Have you been attending NCC camps regularly? Yeah. Which are the other camps that you have attended? NCC day camp, annual training camp. What are your other activities in NCC besides horse riding? Regular parades twice a week. That's all. That's all. How was this competition today? It was very tough, and the competition was between 3 of us who came clear in the first round, and in the second round we had a tie. Again, we raced against the time. So I came in. I came first just because I came 2 minutes before the other rider. So other riders also performed equally well? Yeah. How have been the other competitions that you've taken part in? Did you face a similar stiff competition? Yes, of course. Tell us some of your experience during riding and taking part in competitions, good or bad ones. I had a very bad experience once when I was doing normal riding at my campus. I fell from the horse because the horse stumbled and the horse came on me. I thought my knee is gone. Later on I could pick up. How do you control the horse? By the reins and by the legs. First of all, you have to give the direction by the legs, and then by the legs you have to control the horse by giving aid. What is your name? I'm Karamjit Singh from One Punjab R&B NCC Ludhiana. How long have you been a cadet of NCC? 2 years. 2 years. What facilities do you get from NCC to practice horse riding? We have 13 horses in our squadron. In our squadron, at least there are new horses. But the main problem with the NCC horses is that they are old horses. The horses which have been rejected from the army are sent to the NCC. We want better horses. They should be trained at least for 8 years and then sent to the NCC.
Replace, Clint Eastwood and... I see, you got great plans. Would you please come here? What's your name? I'm Shibani. And you're also taking part as a model in the show. I hope so. Hope so? Aren't you prepared for it? Yeah, of course we're prepared for it. When is the show about to begin? Ask the organizers, we'd love to know too. Can you tell us who's behind this organizing part? Organizing just our college or the entire show? The entire show also and your own college? I don't know, I think SRCC is for the entire show and our college is Ruchi, you just spoke to her and Anisha, somebody else. How many hours of practice do you put in every day? We put in 2.5. 2.5 hours every day? No, that's it, 2.5. Just 2.5 hours and you prepare a grand fashion show? No hours, you just said 2.5. How do you know how grand it is? You haven't seen it. See it?
Hello, which college are you from? Lady Irwin. Tell us your name. Mayuri Sondi. Is it the first time that you are taking part in a fashion show? No, we've taken part in IIT, AIMS and lots of college, inter-college fashion shows. Oh, which year are you in? Final year college. Final year. So you must have done other shows also before in first year and second year? Sure, we have. And what is the show like? Is it more grand and more glamorous than other shows? Sure, this is supposed to be, that's what we're so excited about. This is supposed to be very, very, well, grand, whatever you call it. Thank you. Which college are you from? I'm also from Lady Irwin. Doing the same course? Yes. What's your name? My name is Mukula. You're also coming here as a model or as an organizer? No, I'm one of the helpers. I'm not a participant. What help have you given to these girls? Generally, little tidbits. What kind of help? Knickknacks like, final touches and, saying what's looking better, what's looking worse, what color, small things. Well, who decides about the dresses that are to be worn? They all, we have a few teachers who help us out, and the students themselves, help each other and sort of. Is it largely a student's show or more effort is put in by the teachers? Oh, definitely a student's show. And who decides about the music? We all do. We all get together and decide what music, what clothes, what steps. Everything is by the students. Hello, which college are you from? Lady Irwin. Which course are you doing? BSc Home Science. Are you a model in the show or? Yes, I'm a model. I'm a model, as you can see. You're all dressed for this show? Yes. And are you also taking part in this show? Yeah. From the same college? Yeah. So it's all one team out here? Yeah. Okay, what are your future plans? Do you plan to take part in more shows or is it... No, actually I'm in third year honors textiles. I plan to do my MSc, not in go in show business at all. So how come you've landed here doing fashion shows? Helping my girls out, my friends out. What's your name? Rocky Wadra. Rocky Wadra. And is it the first time that you are taking part in a fashion show? No, it's the second time. How hard do you practice for it? Well, we did practice, but it was just for 2 days that we practiced. In just 2 days you created a fashion show? Yeah, we did. We put in 48 hours of work. 48 hours continuously or? No, we did sleep, but we did find time for eating also. But Friends, would you like to be students today and managers tomorrow? Well, here's an organization that helps you to develop yourself and become competent managers of tomorrow. The venue today is FICCI Conference Hall, and the event, an exciting and stimulating mock stock exchange game organized by ISEC, Delhi University. Let's know more about the show. Crescendo 90, the Inter-College Festival of the College of Business Studies, Delhi University, was a festival with a difference. It is an extract of creativity of the small but dynamic student community. The stress on this festival was to offer new and stimulating concepts. ITC 65, Reliance 90, Oswald 65. I'll repeat. Cisco 120, ACC 390, Bajaj 385, Colgate 195, DCM 15, FSL 125, Hex 2300,
ITC 65, 385. Are you giving them out? Give them out. There were many interesting items in this festival. IntelliQuest, an integrated personality contest conceptualized by the college students and a host of informals, business quiz, etc. But the most popular show was the stock exchange simulation. The College of Business Studies held this game for the students of Delhi University. Colgate 225, DCM 75, FSL 140. This show has been conceived and organized by the International Association for Students in Economics and Commerce. This association, known as ISAC, is an international UNESCO-recognized student-run non-profit body spread over 559 universities in 69 countries. The main aim of ISAC is to be an aid to management, develop an internationally educated cadre, and to aid in the economic and social development of the world. One of the organizers of the show, can you tell us what ISEC is all about? Okay, I'll start by telling you literally what ISEC stands for. ISEC is the International Association of Students in Economics and Management. Now we have, this is an entirely student-run organization, and there are 69 countries which are members of this organization. We have over 50,000 students. In India, we have 10 local committees all over the country and our national committee in Bombay. Well, a lot of activity going on here. What is this game all about? Okay, this is a stock exchange game, which is a simulation of the stock market. We bring a real-life stock market situation to the students in the form of a game. So basically they learn about the stock market through this, because you see everyone has this stigma, or sort of all young people have this stigma, I feel, that the stock market is related to gambling, or the stock market is only for older people, whereas I feel it's something which we should also be aware of, since we are so aware about other aspects, other things happening around us. I think this is part of our education, so it's very important. Well, how does this exercise of organizing this kind of a mock show help the students in other ways to become better managers? Well, you see, ISEC has these basic goals, which is self-development, youth development, and internationalism. Okay? Oh, internationalism? Well, we have these various seminars and projects. Basically, internationalism, because there are 69 countries which are members of this organization. And now, say in August, we in India are organizing an Asia Pacific Leadership Developmental Seminar, which is a seminar where we'll have 150 delegates coming down from the Asia Pacific region, and we'll be training them about various aspects of human development, human resource development, and since there'll be so many people from different cultures meeting together, there'll be cultural exchanges, as well as we'll be teaching them, having seminars on, say, time planning, time management, and other things. So you'll basically be developing as a human being. And it's really a wonderful experience to be staying with so many people from all over the world together under one roof, having that feeling of being one, you know, which is so important, because if the youth feels one, then tomorrow we are one, and as one we can achieve so much more. Well, what are the broader aims and objectives of ISEC as such, this organization? Well, you see, what happened was, after World War II, there was so much destruction and disruption in life that the young people decided that they would formulate an organization through which this gap which had been made would be bridged. So there ISEC came up, and people from all over the country, all over the world joined it, and it sort of helped promote a sort of mutual understanding and peace and youth development. Tell us, what are the rules and regulations of this game? Okay, now basically you have a game administrator who is looking after the law and order in the game. If there's any query or any doubt, you can refer to him. There are 3 members to each team, and every 2 teams have a broker. That is the person who's going to legalize the transaction. Like, say, when you buy, he's going to stamp your paper and say you've actually bought, and you haven't later on just suddenly made up that transaction. Okay? Now, the basic concept of the game is that you buy when the prices are low. When the share prices are low, you buy, and you sell when they're higher. So that you make your money. Now, the gamble in it is that you could sell
and they could be even higher later, so you lose out. Or on the other hand, you could hold on to them and the prices could crash and you lose out. Basically, the team which makes maximum money on their shares wins the game. And how many colleges are participating in this? I think almost all the colleges from Delhi University, and we also have 2 teams from Chandigarh. Mr. Vajpayee. End of this edition of Youth Magazine. We will be back with you with more information, fun and entertainment next time. Until then, goodbye. Maxwell Joe! Go ahead, jump! 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 Hello friends, and welcome to 20 minutes full of scintillating and feet-tapping music. Well, it's festival time in Maulana Azad Medical College. Time for students to put away their books and have fun. The cultural extravaganza is an all-India rock competition, a popular event of their festival, Synapse 90. Here are some of the glimpses. Hope you enjoyed the music. That is all for this edition of From the Campus. Until next time, goodbye. For all who are involved in the field of radio broadcasting, आप सभी का स्वागत है। क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत संगीत से की जाए? तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गजल। गा रहे हैं राकेश वर्मा। रुक गया आँख से बहता हुआ दरिया कैसे
रुक गया आँख से बहता हुआ दरिया कैसे गम का तूफान बहुत तेज ठहरा कैसे रुक गया आँख से बहता। वहाँ में हम लोग को एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल मिला था। अच्छा। मिस्टर, हम डॉक्टर का नाम भूल गए। अच्छा। रमाकांत बोरो हम लोग को ज़रा यहाँ में पाँव में चोट लगा है, उसके बाद उसे विजय रिटर्न वापस घर पहुँचा दिया। तो किसी परेशानी से आपके हौसलों में कोई फर्क तो नहीं पड़ा? कहीं आपने ये तो नहीं सोचा कि यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, वापस चले जाना चाहिए? हम लोग का एम है, हम लोग इंडिया टूर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो आप अपने इरादों में पक्के हैं? जरूर। अनूप, आप क्या करते हैं? हम कॉलेज में पढ़ती हूँ। और आजकल आप इतने दिन से निकले हुए, कितने दिन से आप घर से निकले हुए हैं? हमारा करीब 70 डेज अभी हो गया। 70 डेज हो चुके हैं। तो आपकी पढ़ाई में नुकसान हो रहा होगा। तो आपको माँ बाप ने, शिक्षकों वगैरह ने इजाज़त दे दी इतने लंबी यात्रा के लिए? पहले मेरा माता पिता ने इजाज़त नहीं दी थी, बाद में मैंने बहुत समझाया कि ये टूर करने से मेरा बहुत फायदा होगा, लाभ होगा आपको। लाभ होगा। इससे हम बहुत जान सकेंगे कि दूसरा देश का क्या संस्कृति है, क्या भाषा है। इसीलिए उसको समझाने के बाद भी नहीं समझा, तब मेरा ग्रुप लीडर रविशंकर को ले गया, उन्होंने भी समझाया, और मेरा बहुत साथी वगैरह था, उन्होंने भी समझाया। उसके बाद मेरा माता पिता। और शिक्षकों की तरफ से आपको कोई प्रोत्साहन मिला? शिक्षकों ने हमको बहुत मदद की, शिक्षकों ने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया आपको। यस। अच्छा रवि, आप अपनी इतनी लंबी यात्रा के कुछ रोचक अनुभव हमें बताइए। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो जो